नमस्कार। आज हम अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता क्या होती है, क्यों होती है और इस प्रकार के बच्चे में जो समस्या होती है उसको हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में रानी सिंह तिवारी डाइट रीवा से हैं और इन साइन लैंग्वेज मूक बधिरों के लिए जो है उनका अनुवादक करेंगे के शर्मा जी। नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में एलडी कहते हैं। एलडी एक ऐसी समस्या है जिसको हम छुपी हुई विकलांगता भी कहते हैं, हिडन डिसेबिलिटी। हिडन का मतलब कि सामान्यतः ये हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में भी पाई जाती है, उसमें ये दिखाई नहीं देती। जैसे कि सामान्य विकलांगता आपको मूक बधिर है, दृष्टिबाधित है, अस्थिबाधित है, ये मानसिक मंद है, ये विकलांगताएं आप देख के समझ सकते हैं कि फला व्यक्ति में ये अक्षमता है। लेकिन लर्निंग डिसेबल्ड व्यक्ति जो होगा उसमें अक्षमता का दिखाई देना या बाहर से देख के आपको समझ पाना कि ये व्यक्ति एलडी है, ये हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। और हमारे स्कूलों में, समाज में, हमारे परिवार में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको एलडी की समस्या रहती है। एलडी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जैसा शब्द से है, अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखने संबंधी, मतलब कि बच्चों के सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है या बाधित होती है, उसको हम अधिगम अक्षमता कह रहे हैं। साथियों, अधिगम अक्षमता एक जेनेटिक और न्यूरो बायोलॉजिकल समस्या है। जेनेटिक का मतलब वंशानुगत है और न्यूरो बायोलॉजिकल समस्या है जो सीखने की जो बेसिक स्किल होती है, जो हमारी सीखने की बेसिक स्किल होती है, मूल कौशल को प्रभावित करती है। बेसिक स्किल हम किसको कह रहे हैं? जैसे लिखना है, पढ़ना है, गणित लगाना है, ये हमारी मूल दक्षताएं हैं, मूल कौशल हैं, इसको ये बाधित करती है। और जिस बच्चे में एलडी की समस्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या होती है, वो इन सीखने में पीछे रह जाता है, लिखने में, पढ़ने में, गणित में उस सामान्य बच्चों की तुलना में पीछे हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसका विकास बाधित हो रहा है। बच्चों, अधिगम विकलांगता के कारण मस्तिष्क के एक या एक से अधिक जो संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, जो अधिगम से संबंधित होते हैं, ऐसे विकास जो अधिगम से संबंधित होते हैं, जो हमारे सीखने से संबंधित होते हैं, एलडी के कारण वो बाधित होते हैं। ठीक है, और तीसरा मेन बिंदु जो हमारा चर्चा का है कि जो हमारा एलडी है वो उच्च स्तरीय कौशल को प्रभावित करता है। किसी भी बच्चे में, किसी भी मनुष्य के उच्च स्तरीय कौशल को प्रभावित करता है। अब हम उच्च स्तरीय कौशल किसको कहेंगे? जैसा हमारा, हम ले टाइम मैनेजमेंट है, समय की प्लानिंग है, जिसको समय नियोजन कहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा एलडी वाला बच्चा है, लर्निंग अक्षम है, उसमें समय नियोजन की कमी होगी। ठीक। दूसरा है जो मूर्त तर्क शक्ति है, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, मूर्त तर्क शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। वो बच्चा जो एलडी का बच्चा है, वो उसको उस स्वरूप में कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है उसमें मूर्त रूप पढ़ा है आपने, तो एलडी का बच्चा मूर्त रूप से उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तीसरा एक जो समस्या आती है कि उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो प्रभावित होती है। मतलब सीधा कहने का हमारा तात्पर्य है कि एलडी के से पीड़ित बच्चे में उसकी याददाश्त को प्रभावित करती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो आती है एलडी में, वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान को केंद्रित करना या ध्यान एकत्रित करना, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी सीखने के लिए हमारा बहुत आवश्यक है कि बच्चे का ध्यान
केंद्रित हो। लेकिन जो एलडी से पीड़ित बच्चा होगा, एलडी प्रभावित बच्चा होगा, उसको अटेंशन की कमी होगी, उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए तो टिकेगा, लेकिन उसके बाद वो उसका ध्यान भटक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एलडी किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करती है। कैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन से मतलब क्या हो गया कि जैसे उसका रिलेशन है, एक संबंध उसका परिवार के प्रति है, तो एलडी से जो पीड़ित बच्चा होगा या अभिभावक होगा या बड़ा होगा, उसका फैमिली रिलेशन जो होंगे वो बाधित होंगे। दूसरा, जो फ्रेंड सर्किल है, आप हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक मित्र मंडल होता है, वो मित्र मंडल भी बाधित होता है, प्रभावित होता है। तीसरा, जो उसका कार्यस्थान है, जहाँ पे वो कार्य करता हो, कार्यस्थान, जैसे किसी बच्चे का कार्यस्थान परिवार भी है और स्कूल भी है, तो जैसे हम लोगों का कार्यस्थान ऑफिस है, संस्थान है, तो यदि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति एलडी से प्रभावित है तो उसका कार्य क्षेत्र जो है वो भी बाधित होता है। ठीक है साथियों, एलडी को हम हिडन डिसेबिलिटी भी कहते हैं। हिडन डिसेबिलिटी मतलब कि ये हमको दिखाई नहीं देती, ये उसके अंदर की समस्या है, ये मस्तिष्क की समस्या है, केंद्रीय तंत्र की समस्या है। यदि हम एलडी की बात करें तो एलडी को मुख्यतः हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, पहला यदि देखें तो डिसलेक्सिया, दूसरा डिसग्राफिया और तीसरा डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया का जो सीधा संबंध है वो बच्चे के पढ़ने से है। यदि किसी भी बच्चे में पढ़ने अधिगम अक्षमता को यदि हम वर्गीकृत करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वैसे हमारे आगे के विषयों में इसको 7 तरह से बांटा गया है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है 3 तरह से अधिगम विकलांगता को या लर्निंग डिसेबिलिटी को हम बांट सकते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने लिखने संबंधी समस्या। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है, उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, चित्र है, ठीक, हमारा नक्शा है, दिशा का ज्ञान है। जैसे ये भारत देश का नक्शा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट है, उस बच्चे को इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। ये एक समस्या आती है डिसग्राफिया में। तीसरा है डिसकैल्कुलिया, गणितीय योग्यता संबंधी समस्या। गणित सीखने में उसको दिक्कत होती है, यदि कोई चीज़ गणितीय भाषा में लिखी हुई है तो उसको समझ में नहीं आती। गणित विषय उसको हमेशा सीखने में बहुत दिक्कत होती है। हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो जैसा हमने पहले बताया कि ये बोलने और लिखने की समस्या, पढ़ने लिखने की समस्या है। तो ऐसे बच्चे शब्द को उल्टा लिखते हैं, जैसे बी को इस तरह से बी लिखेगा, सी को उल्टा सी लिखेगा, पी को उल्टा पी लिखेगा, का को उल्टा करके लिखेगा, 6 को 9 लिख देगा, 63 को 36 लिखेगा। इस तरह से उसको समस्याएं जाती हैं और पढ़ने में भी ये समस्याएं आ जाती हैं। डिसग्राफिया में यदि कोई प्रेजेंटेशन आप या कोई भी चीज़ें उसको ग्राफिकल मेथड से पढ़ा रहे हों, ग्राफ बने हों, नक्शा हो, दिशा हो, उसका ज्ञान उसको होने में समस्या जाती है। और डिसकैल्कुलिया में गणितीय समस्या है, गणित के अंकों का ज्ञान, उनके आकारों में उसको दिक्कत होती है, लिखने में उल्टा लिख देगा या बीच के अंतर को नहीं छोटा बड़ा का ज्ञान सीखने में उसको दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं की होती है। वैसे हम इसको 7 प्रकार से भी बांटते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इन्हीं 3 पे, डिसलेक्सिया। अब आप थोड़ा सा अपनी कक्षाओं में जाइए और अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने घर में जाएं। जब आपका छोटा बच्चा जो आपके घर में है, जब आप उससे पढ़ना और लिखना की शुरुआत कराते हैं तो सबसे पहला लक्षण उसका पेन पकड़ने का तरीका होगा। हम लोग पेन ये पकड़ते हैं, ये हमारा पेन पकड़ने का सामान्य तरीका है।
जो एलडी का बच्चा होगा तो वो या तो ये पकड़ेगा या तो कुछ अलग टाइप का पेन पकड़ेगा। ये पहला लक्षण है। एलडी से प्रभावित बच्चा हमेशा उसके पेन पकड़ने के तरीके में सामान्य की तुलना में थोड़ा सा अंतर होगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो एलडी का है कि बहुत सारे शब्दों को वो उल्टा लिखेगा। उल्टा मतलब कि जैसे हमको सी लिखना है, सी लिखना है तो सी को इस तरह से लिखेगा। डी लिखना है, ये हमारा डी है तो उसको ऐसा लिख के आएगा। 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाएगा, उल्टा लिखेगा। 6 को 9 लिखेगा। 36 यदि लिखा है तो उसको वो 63 लिख देगा। ये उसके प्राथमिक लक्षण हैं, शब्दों को उल्टा लिखना। ठीक है। अगला लक्षण यदि हम देखें तो लिखते समय वो शब्दों को गायब कर देगा। जैसे हमको कमल लिखना है, कमल लिखना है तो का लिखेगा और फिर ल में आ जाएगा, माँ गायब हो गया। ये उसके लक्षण हैं। यही हाल पढ़ने में भी उसकी समस्या आएगी कि एक शब्द को बीच से वो गायब कर देगा, पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। ये उसके प्राथमिक लक्षण हैं। अगली एक महत्वपूर्ण बात है कि जब इन बच्चों का आप जो होमवर्क आप जिसको कहते हैं, अभ्यास पुस्तिका में जो कार्य आप देते हो, जब ये लिखेगा तो उल्टा तो लिखेगा। दूसरा, यदि मान लीजिए गलत हो गया तो उसको जब काटेगा तो इस तरह से काटेगा, ये ऐसा सी लिखा, सी लिखा और सी गलत हो गया। गलत हो गया तो काटने के लिए फिर इस तरह से वो काटेगा, ये सीधा नहीं काटेगा कि थोड़ा सा काट दे। या वो जब रबड़ का इस्तेमाल करेगा उसको साफ करने के लिए तो पूरा का पूरा वो कागज़ जो है उस कागज़ को पूरा इस तरह से करेगा जिसके कारण कागज़ उखड़ जाएगा या फट टाइप हो जाएगा। ये भी एक एलडी की पहचान है जिसको आप प्राथमिक स्तर में ही आप पहचान कर सकते हैं कि इस बच्चे में एलडी की समस्या है। हम कक्षा शिक्षण के दौरान इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान कर सकते हैं। अगला लक्षण जो है एलडी में, बच्चे की जो भाषा का विकास है वो बाधित होता है। भाषा, जैसे कि हम बच्चे जन्म के साथ भाषा सीखना शुरू कर देते हैं, सुनने के बाद उनमें भाषा का विकास होता है। तो जो लर्निंग अक्षम बच्चा है उसमें भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास बाधित होता है और उसकी जो भाषा होगी वो टूटी फूटी होगी या कमज़ोर भाषा होगी। भाषा का क्षेत्र उसका कमज़ोर होगा। ठीक है। अगली जो इसके एक और लक्षण है कि फोकस, जिसको हम कहते हैं, फोकस का मतलब कि जैसे हमको यहाँ ध्यान केंद्रित करना है, इन बच्चों की जो फोकसिंग पावर है, फोकस करने की जो क्षमता है, जिसको हम अभी इसके पहले अटेंशन कह गए थे, ध्यान आकर्षण कह गए थे, वो कम होती है। अब बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब होते हैं, बने अपने फोकस से हट जाएंगे। मतलब जो इनका अटेंशन है वो अटेंशन ज़्यादा समय तक, जो अटेंशन का स्पान जिसको आप कहते हैं, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ठीक है। और अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे, तो जो इनकी स्पीच है और मूवमेंट जिसको हम कहेंगे, गति है बोलने की, तेज़ बोलना या धीमा बोलना, उस पर इनका कंट्रोल नहीं रहता। एक सामान्य बोलने के जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा बोलने की एक टोन है, एक गति है, एक लय है, लेकिन हो सकता है यदि हम एलडी हैं तो हमारे में ये कमी आएगी। जो हमारा बोलने का गति है और जो शब्दों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो उसमें स्थापित नहीं हो पाता। एलडी से प्रभावित बच्चे का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है, एलडी से प्रभावित बच्चा अपने आयु वर्ग से कम आयु वर्ग के बच्चों के बीच में रहना, खेलना, उनसे संबंध बनाना ज़्यादा पसंद करता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि यदि कोई बच्चा 10 साल का है तो वो अपने हम उन बच्चों के साथ न रह के, उनके साथ न खेल करके 6-7 साल के बच्चों के साथ उसको रहने में, खेलने में ज़्यादा आनंद आता है। इसके यदि हम कारण की बात करें
तो एलडी के जो हमारे कारण हैं वो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब हमारे जिस परिवार से हम हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों से संबंधित है। दूसरा है प्री नेटल एंड नियोनेटल। बच्चा जन्म के पहले और जन्म के समय से यदि पहले जन्म हो गया, इमेच्योर बेबी है, तो उसमें ये समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। एक ऐसा ट्रॉमा का मतलब होता है कि एक तरह का मानसिक आघात यदि किसी बच्चे में या गर्भ के समय में भी उसको प्रभावित कर दे तो एलडी के लक्षण हो सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण, इन्वायरमेंटल। हम और हमारे बच्चे किस वातावरण में हैं, उसका जन्म किस परिवेश में हुआ है, गर्भधारण किस परिवेश में हुआ है। गर्भधारण से लेके जन्म के समय और जन्म के बाद भी वातावरण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो साथियों, ये हमारे एलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, जिसके कारण हमारे बच्चे में सीखने में बाधा उत्पन्न होती है और हम ना तो अभिभावक और ना हमारे शिक्षक ये नहीं समझ पाते कि ये बच्चा धीमा क्यों है, स्लो लर्नर क्यों है, धीमा सीखने वाला क्यों है, कक्षा में उसका जो हमारा अचीवमेंट लेवल है एक सामान्य बच्चे की तुलना में पीछे क्यों है। तो यदि 3 प्रकार हमने बताया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। यदि इनमें से किसी का भी प्रभाव है, ठीक, तो एक लेखन संबंधी है, एक बोलने पढ़ने संबंधी है और एक गणित संबंधी है। तो यदि कोई बच्चा गणित में उसका जो सीखने की गति है, अचीवमेंट लेवल जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जो दक्षता है यदि कम आ रही है तो प्रयास करने का आपका ये पहला कदम होना चाहिए कि कहीं वो डिसकैल्कुलिया से पीड़ित तो नहीं है। यदि लेखन संबंधी उस योग्यता में कमी आ रही है तो कहीं डिसलेक्सिया तो नहीं है, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत हो गई तो डिसग्राफिया तो नहीं है। ये पता लगाना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि उस बच्चे में ऐसी कौन सी कमी है। यदि ऐसी कमी हम प्रारंभिक स्तर में पता लगा लेते हैं तो इसको कम किया जा सकता है। कम करने का मतलब कि उसमें हम अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। ठीक, और यदि ऐसे बच्चे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, पहचान हो जाते हैं, तो उनके लिए हमको कुछ कक्षागत रणनीति बनानी होगी, सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा सा अलग हटके। पहली चीज़ हमको क्या करनी चाहिए कि इनका जो कक्षा में बैठक व्यवस्था हो, एक तो शिक्षक के पास होना चाहिए या उसके सामने होना चाहिए। दूसरा, जो इनके आसपास बच्चे बैठें उनका हैंड राइटिंग वर्क और रीडिंग राइटिंग हम दोनों को ले रहे हैं, रीडिंग राइटिंग वर्क अच्छा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वो बच्चा शिक्षक के साथ नहीं चल पा रहा है तो उसकी बगल वाले बच्चे की जो कॉपी है या उस बगल वाले बच्चे से सुन के ये सीखने का प्रयास करे। अगला महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है हमारा होना चाहिए कि जो टास्क है हमारा, टास्क से मतलब कि क्या विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं, उस विषय वस्तु को हम टुकड़ों में बांट दें। जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी बच्चे को 1 से 9 तक अंक सिखा रहे हैं। एक सामान्य बच्चे को हमारा उद्देश्य है कि हम 1 से 9 तक अंक सिखा रहे हैं। उसको हो सकता है हम 3 हिस्सों में बांट दिया कि 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 3 हिस्सों में बांट के हम सामान्य बच्चों को सिखा रहे हैं। यदि हमारा एलडी का बच्चा है और हमको आइडेंटिफाइड हो गया, जिसको हम स्लो लर्नर कह रहे हैं, धीमा अधिगम वाला बच्चा है, तो हो सकता है हमको उसको एक दिन में केवल एक ही हम सिखाएं, एक ही अंक का सिखाने का प्रयास करें, अगले दिन दूसरा अंक लें, अगले दिन तीसरा अंक लें। माने एक साथ हम उसको सामान्य की तुलना में जो हमारा पाठ्य सामग्री है, टॉपिक है, पाठ्य वस्तु है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, कि जो उसका होमवर्क हो, जो बच्चा होमवर्क
कर रहा हो, चाहे वो घर में हम उससे काम करवाएं, चाहे स्कूल में भी खाली समय में हम जो काम उसको दें, उस पर हम विशेष ध्यान दें कि कहाँ गलती कर रहा है। जो सीखने का एक सिद्धांत है कि जो गलती हो, गलती से हम सीखें, उस गलती को हम सुधार करवाएं, बार बार रिपीट करवाएं, पुनरावृत्ति करवाएं और अभ्यास के द्वारा वो सीखे। तो साथियों, आज हम थोड़ी सी चर्चा किया आपके समक्ष कि लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता क्या है, हमारे बच्चों से कैसे हम इसको थोड़ा पहचानने का प्रयास करें। यदि बच्चा पहचान में आ गया तो हम इसके लिए क्या रणनीति बनाएं, कैसे उसको सीखने का तरीका अपनाएं। यदि इसके संबंध में और भी कभी कोई समस्या है तो आपके हर ज़िले में लगभग इन विशेष शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, विकासखंड में भी एमआरसी के रूप में पदस्थ है, जिले स्तर में भी हैं। आप कभी भी ऐसी समस्याओं को लेकर फ़ोन के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर, या ये लोग जब आपके क्षेत्र में मॉनिटरिंग में जाते हैं इनसे चर्चा करके इन समस्याओं से आप थोड़ा सा सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं और इन समस्याओं से आपको निजात भी मिलेगी। साथियों, इतनी चर्चा के बाद एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अधिगम दिव्यांगता और आईक्यू बुद्धि लब्धि का क्या संबंध है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे आइंस्टीन को हम ले लें, जो हमारे अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनका आईक्यू माना गया है कि 140 से ऊपर है। वो भी अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित थे। मतलब कि ये अधिगम दिव्यांगता में आईक्यू का कोई रोल नहीं है, ये किसी को भी प्रभावित कर सकती है। अब किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई एक कार्य जो इस दिव्यांगता से प्रभावित हो सकता है वो बाधित होता होगा।